नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कानूनी इतिहास के एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में। ये वो बदलाव हैं जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की पूरी शक्ल बदलने वाले हैं। सोचिए, करीब करीब 150 साल इतने पुराने कानून चल रहे थे हमारे देश में, जो कॉलोनियल एरा यानी अंग्रेजों के जमाने की देन थे। लेकिन अब 2023 में संसद ने 3 नए कानून पास करके पूरी की पूरी रूल बुक ही बदल दी है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और क्यों। तो इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर अभी ये बदलाव क्यों लाया गया। फिर बात करेंगे कि कैसे एक डिजिटल जस्टिस सिस्टम बनाया जा रहा है। अपराध और सजा की परिभाषा कैसे बदली है, इस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, इस पर जो बहस छिड़ी है, जो चिंताएं हैं, उनको भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इसे लागू करने में आगे क्या-क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? इन पुराने कानूनों में ऐसा क्या था कि उन्हें बदलना इतना जरूरी हो गया? देखिए, बात सीधी सी है। ये जो पुराने कानून थे ना, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब ब्रिटिश विरासत थे और इन्हें बनाया गया था एक कॉलोनी पर राज करने के लिए, ना कि एक आज़ाद देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो सोचिए, उनका पूरा नजरिया ही अलग था। और फिर वक्त के साथ साथ अपराध का तरीका, उसका चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। आज हम साइबर क्राइम, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी चीज़ों से जूझ रहे हैं। अब आप ही सोचिए, 150 साल पुराना कानूनी ढांचा इन नई मॉडर्न चुनौतियों से कैसे निपटता? जाहिर है बहुत मुश्किल हो रहा था। चलिए अब आते हैं इन नए कानूनों के एक सबसे बड़े बदलाव पर, और वो है टेक्नोलॉजी पर जोर। अब हम एक ऐसे जस्टिस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो डिजिटल फर्स्ट होगा। ये गेम चेंजर हो सकता है। अब तक क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते थे, जैसे ईमेल या कोई मैसेज, उन्हें सेकेंडरी प्रूफ माना जाता था। मतलब उनको साबित करने के लिए आपको और भी दस्तावेज चाहिए होते थे। लेकिन अब उन्हें प्राइमरी प्रूफ का दर्जा दिया गया है और ये जांच करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। तो अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में क्या क्या आता है? अरे वो सब कुछ जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, सीसीटीवी फुटेज, यहां तक कि क्लाउड पर रखा हुआ डेटा भी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारा डिजिटल फुटप्रिंट किसी भी केस में पहले से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये डिजिटाइजेशन सिर्फ सबूतों तक नहीं है, पूरी प्रक्रिया को ही बदलने की कोशिश है। जैसे अब देश में कहीं से भी 0 एफआईआर दर्ज हो सकेगी। मतलब क्राइम कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। जांच, पूछताछ, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। समन भी इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गंभीर अपराध हैं, उनमें फोरेंसिक एविडेंस जुटाना अब मैंडेटरी यानी जरूरी कर दिया गया है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, लेकिन ये बदलाव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हैं। नए कानूनों ने ये भी बताया है कि अब अपराध क्या है और उसकी सजा क्या होगी। चलिए देखते हैं कि क्या क्या नया है और क्या बदला है। मॉब लिंचिंग, ये एक ऐसा शब्द है जो हमने पिछले कुछ सालों में बहुत सुना है, और अब पहली बार इसे एक अलग स्पेसिफिक अपराध के तौर पर कानून में शामिल किया गया है। और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसमें मौत की सजा तक का प्रावधान है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव है कम्युनिटी सर्विस का। मतलब अब छोटे मोटे अपराधों के लिए सीधा जेल नहीं भेजा जाएगा। सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा यानी समाज सेवा का विकल्प भी होगा। ये जस्टिस सिस्टम में एक सुधारात्मक, रिफॉर्मेटिव अप्रोच लाने की कोशिश है। अब आते हैं उस बदलाव पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई है, राजद्रोह यानी सेडिशन लॉ। तो देखिए, पुराने कानून को तो हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह एक नया सेक्शन 115 लाया गया है। पहले सजा सरकार के खिलाफ कुछ करने पर होती थी। अब यह नया कानून कहता है कि जो कोई भी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालेगा, उससे सजा होगी। अब आलोचक कह रहे हैं कि यह तो बस नाम बदला है, काम तो वही रहेगा। तो जाहिर है, जब इतने बड़े बदलाव होते हैं तो उन पर बहस भी होती है, चिंताएं भी जताई जाती हैं। तो चलिए अब जरा उन क्रिटिसिज्म्स और कंसर्न्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। तो मूल सवाल यही है जो आलोचक पूछ रहे हैं, क्या ये नए कानून सच में सबके लिए एक कदम आगे हैं, या फिर ये हमारी नागरिक आज़ादी, हमारी सिविल लिबर्टीज के लिए नए खतरे पैदा कर रहे हैं? तो जो मुख्य चिंताएं हैं वो कुछ इस तरह की हैं। पहली तो यही कि ये जो नई धारा 50-100 है, कहीं इसका इस्तेमाल भी पुराने राजद्रोह कानून की तरह ही असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए तो नहीं होगा।
दूसरी चिंता है पुलिस को मिली ज्यादा शक्तियों को लेकर कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो। फिर डीएनए और फिंगरप्रिंट का जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने की बात है, उससे प्राइवेसी और सरकार की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और कुछ कानूनी जानकारों का तो ये भी कहना है कि इन कानूनों को बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है। और एक और चीज़ है जिस पर बहुत विवाद हो रहा है, वो है पुलिस कस्टडी का नियम। देखिए, पहले क्या था कि गिरफ्तारी के बाद शुरू के 15 दिन ही पुलिस हिरासत मिल सकती थी, लेकिन अब नए नियम के तहत गिरफ्तारी के बाद 60 से 90 दिनों के अंदर कभी भी ये 15 दिन की कस्टडी ली जा सकती है। इससे मानवाधिकार कार्यकर्ता काफी चिंतित हैं। चलिए अब आखिर में भविष्य की ओर देखते हैं। देखिए, कानून बना देना तो एक बात है, लेकिन उन्हें जमीन पर हकीकत में लागू करना वो एक बिल्कुल अलग ही चुनौती है। तो इन कानूनों को असलियत में कामयाब बनाने के लिए क्या-क्या करना होगा? तो एक तरफ हैं इन कानूनों के वादे और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। वादा है तेज डिजिटल ट्रायल का, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी अदालतें पहले से ही केस के बोझ तले दबी हुई हैं और डिजिटल लिटरेसी की भी कमी है। वादा है कि फोरेंसिक सबूतों से सजा दिलाने की दर बढ़ेगी, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास फोरेंसिक लैब्स की ही भारी कमी है। पीड़ित केंद्रित न्याय का वादा है, लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमियां हैं। तो इस गैप को, इस खाई को भरना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ये बात इस पूरी बहस का सार है। जैसा कि कहा गया है, ये नए कानून मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इनकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिस ट्रेनिंग, फॉरेंसिक सुविधाएं और सबसे जरूरी मानवाधिकारों की रक्षा में कितना बड़ा निवेश किया जाता है। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस ऐतिहासिक बदलाव की विरासत को तय करेगा। भारत के इस नए कानूनी दौर में सरकार या कहें कि स्टेट ज्यादा सुरक्षा देने के वादे और एक नागरिक की व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाएगा, इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।